इनमें से मनोविश्लेषणवादी उपन्यास क्या हैं, उन पर बातचीत हो चुकी है। साम्यवादी उपन्यास या प्रगतिवादी उपन्यास क्या हैं, इन पर चर्चा हो चुकी है। आज जो चर्चा होनी है मुख्य रूप से ऐतिहासिक, कैसे ऐतिहासिक और पौराणिक उपन्यासों पर बातचीत होना है। यानी ऐतिहासिक और पौराणिक उपन्यास हैं क्या, यानी कि जिनकी विषय वस्तु या जिनकी कथा कहां से ली गई है, या तो इतिहास प्रसिद्ध किसी व्यक्ति से संबंधित है, इतिहास प्रसिद्ध किसी घटना से संबंधित है, या पुराणों में वर्णित किसी घटना से, किसी व्यक्ति या किसी प्राणी से संबंधित घटना है, तो वो ऐतिहासिक पौराणिक हो जाती है। तो ऐतिहासिक उपन्यास क्या है या ऐतिहासिक पौराणिक उपन्यास क्या है, यहां से भी क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन ऐतिहासिक उपन्यासकार है, या कौन साम्यवादी उपन्यासकार है, कौन मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार है, या कौन आंचलिक उपन्यासकार है। इस प्रकार से भी क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो यहां पर जो आज का टॉपिक आपका है ऐतिहासिक पौराणिक उपन्यासकार, इनके ऊपर बात होना है। तो हिंदी साहित्य में बहुत से विद्वान ऐसे हैं जो इस प्रकार की विषय वस्तु को आधार बना करके उपन्यास लिखे हैं, लेकिन यहां पर जो ज्यादा महत्वपूर्ण उपन्यासकार हैं इस विषय वस्तु को लेकर के लिखने वाले उपन्यास, वो कौन कौन है। सबसे पहला नाम आता है वृंदावन लाल वर्मा का। किसका नाम आता है? वृंदावन लाल वर्मा का नाम आता है। आचार्य चतुर्सेन शास्त्री जी हैं, राहुल सांकृत्यायन जी हैं, रांगे राघव जी, ये रांगे राघव जी हैं। इनके ऊपर चर्चा इससे पहले भी हो चुकी है, कल वाली क्लास में भी बातचीत हुई है। किसी का माइक खुला बंद कर दो। हाँ, तो रांगे राघव पर भी चर्चा कल हो चुकी है। रांगे राघव के ऐतिहासिक उपन्यास बताए थे, यानी रांगे राघव के उपन्यास जो थे वो 3 प्रकार के उपन्यास थे, यानी कि एक ऐसे जो जीवनी परक उपन्यास थे, दूसरे जो शहरी जीवन को आधार बना करके लिखे गए थे, और जो तीसरा भेद था उसमें ऐतिहासिक उपन्यास, जिसमें मुर्दों का टीला एक उपन्यास बताया गया, वो बहुत फेमस है। तो ये ऐतिहासिक उपन्यासकार ये भी हैं। यशपाल के बारे में कल बातचीत हुई थी, तो यशपाल भी प्रगतिवादी भी साम्यवादी भी हैं, और इनके कुछ उपन्यास हो सकता है ऐतिहासिक पौराणिक भी हो। अमृतलाल नागर पर भी कल चर्चा हुई थी। हजारी प्रसाद द्विवेदी बहुत महत्वपूर्ण है ऐतिहासिक उपन्यासकारों में। आनंद प्रकाश जैन जी हैं, प्रताप नारायण श्रीवास्तव हैं, नरेंद्र कोहली जी हैं, शिव प्रसाद सिंह, जयशंकर द्विवेदी। यहां पर ध्यान दीजिएगा, जयशंकर द्विवेदी लिखा है। कुछ लोग कहेंगे जयशंकर द्विवेदी तो गलत लिख दिया, यहां पर जयशंकर प्रसाद होना चाहिए। तो जयशंकर प्रसाद नहीं है, जयशंकर प्रसाद तो छायावादी कवि हैं या नाटककार के रूप में बहुत फेमस हैं। यहां पर वैसे उपन्यास भी कंकाल तितली लीलावती लिखा है, लेकिन यहां पर जो नाम है ये जयशंकर द्विवेदी का ही है, ये जयशंकर प्रसाद नहीं है। जयशंकर प्रसाद को हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। फिर शरद पगारे और बच्चन सिंह तथा रंगनाथ तिवारी आदि उपन्यासकार ऐसे हैं जो इस प्रकार के उपन्यासकार हैं, ऐतिहासिक और पौराणिक उपन्यासकार हैं, जिनके यहाँ संभवतः हो सकता है वीडियो थोड़े से ना दिखाई पड़ती हो या आवाज थोड़ा सा रुक के जाती हो, तो अपनी थोड़ी सी जगह बदल लो। हो सकता है कि आपका नेटवर्क थोड़ा सा वीक हो, इस कारण से ऐसी दिक्कत आ रही हो। थोड़ी सी जगह बदलो, जहां पर नेट अच्छा चलता हो वहां पर वीडियो पूरा दिखाई पड़ेगा, खूब अच्छे से दिखाई पड़ेगा। तो ये उपन्यासकारों के नाम आपको याद रखना है। यहां पर कौन कौन से उपन्यासकार हैं, सबसे पहले ये देखो, वीडियो नहीं लगा क्या? हाँ लगा तो है। हाँ, तो यहां पर क्या है, वृंदावन लाल वर्मा को याद रखना है। चतुर्सेन शास्त्री बहुत प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। राहुल सांकृत्यायन है, रांगे राघव है, यशपाल जी हैं, अमृतलाल नागर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, और इसके बाद नरेंद्र कोहली, शिव प्रसाद सिंह और बच्चन सिंह। ये उपन्यासकार ऐसे यहां पर हैं ऐतिहासिक पौराणिक उपन्यासकारों में, जो आपकी परीक्षा में खूब पूछे जाते हैं, काफी चर्चित रहते हैं। आगे बात आती है पहले उपन्यासकार यहां पर कौन? वृंदावन लाल वर्मा। कैसे? वृंदावन लाल वर्मा है। वृंदावन लाल वर्मा को हम लोग पहले भी कई बार चर्चा इनके ऊपर कर चुके हैं, क्योंकि वृंदावन लाल वर्मा को कहा गया था कि इनको एक उपाधि मिली थी। इनको एक उपाधि मिली थी। कौन सी उपाधि थी भैया, बताओगे कौन सी उपाधि इनको मिली थी? हाँ, सर वाल्टर स्कॉट, सर वाल्टर स्कॉट की इनको उपाधि मिली थी। और ये उपाधि दिया किसने था? गणेश शंकर विद्यार्थी ने। किसने? गणेश शंकर विद्यार्थी जी ने इनको ये उपाधि दी थी। तो यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि ये उपाधि इनको किसके द्वारा दी गई। तो ये उपाधि जो दी गई किसके द्वारा दी गई है? गणेश शंकर विद्यार्थी जी के द्वारा दी गई। यही देखो कुछ चालू हो गया, इसको देखो सर्च वाला आ गया, कहां से? ये वाला है। प्रणाम प्रणाम। तो गणेश शंकर विद्यार्थी जी ने ये उपाधि इनको दी थी। और किस कारण से ये उपाधि दी थी? तो भैया कोई बताएगा किस कारण से
गणेश शंकर विद्यार्थी ने, है ना। तो इनकी पांडुलिपि को देखकर, किसको देख करके, पांडुलिपि को देखकर। अब पांडुलिपि क्या चीज है, ध्यान दीजिएगा। पांडुलिपि का मतलब है हस्तलेख, यानी जो हाथ से लिखते थे उसको पांडुलिपि कहते थे। तो इनकी लिखावट यानी कि आसान भाषा में कहूं अंग्रेजी में राइटिंग, इनकी राइटिंग अच्छी रही होगी, पांडुलिपि अच्छी रही होगी, इस कारण से इनको सर वाल्टर स्कॉट की उपाधि दी थी। किसने, गणेश शंकर विद्यार्थी ने। किसको, वृंदावन लाल वर्मा को। इनका जीवन काल 1889 से लेकर के 1969 ईस्वी माना जाता है। और इनके उपन्यास, ढेर सारे उपन्यास हैं, आपकी परीक्षा के लिए 18 उपन्यास यहां पर दिए गए। कौन कौन, लगान से, यानी लगान 1928 ईस्वी है, यहां से शुरू करके गढ़ कुंठार, कुंडली चक्र, कुंठार में ठा होगा यहां पर डाल गया है, तो गढ़ कुंठार। तो गढ़ कुंठार, कुंडली चक्र, प्रेम की भेंट, विराटा की पद्मिनी बहुत फेमस है, झांसी की रानी बहुत फेमस है। झांसी की रानी को भैया ध्यान दीजिएगा, जो झांसी की रानी है ये हिंदी का पहला जीवनी परक उपन्यास माना जाता है, हिंदी का पहला जीवनी परक उपन्यास माना जाता है झांसी की रानी। फिर कचनार, मृगनयनी, ये भी बहुत फेमस है इनका, क्या है, मृगनयनी है। अमरबेल, टूटे कांटे, और फिर अहिल्याबाई, भुवन विक्रम, भैया अभी बात करते हैं, भुवन विक्रम और माधवजी सिंधिया, क्या है, माधवजी सिंधिया, रामगढ़ की रानी, महारानी दुर्गावती, कीचड़ और कमल। कीचड़ और कमल से आपको याद आया होगा, एक रचना लिखी गई थी, रोटी और कमल। ये किसकी है, रोटी और कमल, जगदीश गुप्त की भी है। अच्छा, ऐसी कोई रचना गिरिजा कुमार माथुर ने भी लिखी है क्या, रोटी और कमल के नाम से? गिरिजा कुमार माथुर ने भी लिखा है क्या, या कमल और रोटी ऐसा करके कुछ अदला बदला करके हो, तो शायद एक रचना उनकी भी है। नहीं, वो तो कमल के फूल भवानी प्रसाद मिश्र की हो, तो अलग हो गई, रोटी और कमल। चलो, रोटी और कमल, तो कीचड़ और कमल, तो ये तो इनका वृंदावन लाल वर्मा का उपन्यास हो गया। चलो, मिलता जुलता नाम है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। फिर सोती आग, देवगढ़ की मुस्कान, ये इनके उपन्यास हैं। लेकिन सभी उपन्यास परीक्षा में पूछ लिए जाएं बहुत आवश्यक नहीं है, लेकिन जो बहुत महत्वपूर्ण है उनकी चर्चा होती है। कौन कौन से हैं, पहला गढ़ कुंठार, फिर इसके बाद विराटा की पद्मिनी बहुत फेमस है, झांसी की रानी, मृगनयनी, ये बहुत फेमस हैं, मृगनयनी, टूटे कांटे और माधवजी सिंधिया, ये जिन पर हम गोला लगाए, ये बहुत महत्वपूर्ण इनके उपन्यास हैं। और ये कालक्रम की दृष्टि से भी, कैसे, कालक्रम की दृष्टि से भी आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो कैसे याद करोगे इनको कालक्रम की दृष्टि से? तो देखो भाई, हमने याद करने का एक तरीका बनाया, जैसे कि क्या नाम है, मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास बताए थे कैसे आपको याद रखना है, वैसे यहां पर किसके, वृंदावन लाल वर्मा, किसके, वृंदावन लाल वर्मा के जो उपन्यास हैं, इनको अच्छे से कालक्रम की दृष्टि से याद करने के लिए बहुत अच्छा तरीका है। क्या याद रखना है, गबी झामर टूम, क्या याद रखना है, गबी झामर टूम, इतना याद कर लो बस हो गया। गवि झामर टूम, इनके जो महत्वपूर्ण उपन्यास बताए हैं, ये कालक्रम की दृष्टि से आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आपको क्या याद रखना है, गवि झामर टूम याद रखना है। यानी मां से क्या हो जाएगा, माधवजी सिंधिया, क्या हो जाएगा, माधवजी सिंधिया हो जाएगा। तो माधवजी सिंधिया भी इनका बहुत फेमस उपन्यास है। और टू से हो जाएगा टूटे कांटे, टूटे कांटे, टू से हो जाएगा। और मृगनयनी क्या हो जाता है, मृगनयनी हो जाता है। इसके बाद झा से बहुत फेमस है, झांसी की रानी, क्या है, झांसी की रानी है। झांसी की रानी इनका ऐसा उपन्यास जो हिंदी का पहला, कैसा उपन्यास है, तो हिंदी का पहला जीवनी परक उपन्यास इसको माना गया है। और वी से आता है विराटा की पद्मिनी, क्या कहा गया, विराटा की पद्मिनी हो जाता है। और इसके बाद पहला जो आ गया गढ़ कुंठार हो गया, क्या हो गया, गढ़ कुंठार। तो गढ़ कुंठार, विराटा की पद्मिनी, झांसी की रानी, मृगनयनी, टूटे कांटे, माधवजी सिंधिया, ये इनके उपन्यासों का कालक्रम है जो महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। देखो, इन उपन्यासों के अगर जो कालक्रम की दृष्टि से आपको याद करना हो तो सन भी याद करना रहता है, ईस्वी यानी कब प्रकाशित हुए ये भी याद रखना है होता है। लेकिन
इतने ज्यादा रचनाएं हैं, इतने ज्यादा उपन्यास हैं कि सबके प्रकाशन वर्ष याद रहें ये आवश्यक नहीं है। तो इसलिए आपको क्या करना है, आसानी के लिए जब कालक्रम की दृष्टि से इन्हीं के उपन्यास पूछे जाएं तो ये वाला सूत्र आपके लिए बहुत कारगर हो जाएगा और बहुत काम आएगा आपके परीक्षा में। खासकर जो लोग नेट की तैयारी कर रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, या थोड़ा जहां पर कठिन क्वेश्चन आता है सेट के तैयारी कर रहे हैं, या फिर कभी कभी टीजीटी और पीजीटी में भी कठिन क्वेश्चन इस प्रकार के आ जाते हैं। तो जब एक ही रचनाकार के उपन्यास रचनाएं क्रम से आ जाती हैं पहचानने के लिए, तो वहां पर इस प्रकार के सूत्र बहुत काम करते हैं। ये सूत्र आप याद रखिएगा। वैसे भले ना याद रहे, लेकिन जब इसको 2-4 बार लिखोगे गबि झामर टूम और उसके बाद इसका प्रयोग करोगे, देखो कभी कभी होता क्या है कि सूत्र हम लोग जैसे हम बताए या कोई टीचर बताया, आप उसको याद कर लिए लेकिन उसका प्रयोग नहीं करते हो। जब तक प्रयोग नहीं करोगे तब तक फिर दिक्कत हो जाएगी। जैसे मान लो गबि झामर टूम आपने याद कर लिया, किसके उपन्यासों का कालक्रम है, तो वृंदावनलाल वर्मा का है। अब वहां पर देखो म आ गया, अब म से क्या होगा, म से माधोजी सिंधिया होगा या मृगनयनी होगा, ये कैसे पता लगेगा? तो जब ये प्रयोग करते रहोगे बार बार, जब भी कभी याद करोगे तो इस प्रकार से, या जब भी कभी इनके उपन्यासों को कालक्रम की दृष्टि से आए या ऐसे आए, लेकिन ये सूत्र लग करके आपको जरूर प्रयोग करना है, तो उससे आपका आसान हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बात आती है कि इनके उपन्यासों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जैसे गढ़ कुंठार और विराटा की पद्मिनी। गढ़ कुंठार और विराटा की पद्मिनी, इन दोनों उपन्यास में, गढ़ कुंठार और विराटा की पद्मिनी, इन दोनों उपन्यासों में इन्होंने बुंदेलखंड की, किसकी, बुंदेलखंड की मुस्लिम शासनकाल की पृष्ठभूमि पर आधारित है दोनों उपन्यास हैं। यानी कि इनकी विषय वस्तु कहां से संबंधित है, तो इनकी विषय वस्तु कहां से, बुंदेलखंड क्षेत्र की, कहां की, बुंदेलखंड की, बुंदेलखंड क्षेत्र के। अच्छा, बुंदेलखंड से संबंधित इनका एक नाम भी आता है कि बुंदेलखंड का इनको कुछ कहते हैं, हाँ क्या कहते हैं, हाँ चंदवरदाई कहते हैं। किसको, वृंदावनलाल वर्मा को। तो वृंदावनलाल वर्मा को बुंदेलखंड का चंदवरदाई भी कहा जाता है, बड़ा महत्वपूर्ण पूछा जा सकता है। तो ये बुंदेलखंड की मुस्लिम शासनकाल की, बुंदेलखंड की मुस्लिम शासनकाल की पृष्ठभूमि पर ये दोनों उपन्यास लिखे गए हैं, चाहे वो गढ़ कुंठार हो चाहे विराटा की पद्मिनी हो, दोनों बहुत महत्वपूर्ण हैं और पूछे जा सकते हैं। गढ़ कुंठार में सिकंदर लोदी तथा विराटा की पद्मिनी में अली मर्दन द्वारा, देखो विराटा की पद्मिनी में अली मर्दन द्वारा और गढ़ कुंठार में सिकंदर लोदी के द्वारा मंदिरों एवं मूर्तियों का जो ध्वंस किया गया था, मंदिर और मूर्तियां जो तोड़ी गई थी, उस घटना पर आधारित उपन्यास लिखे गए हैं। तो दोनों उपन्यास याद रखेगा। सिकंदर लोदी के द्वारा मंदिरों और मूर्तियों का ध्वंस किस उपन्यास में दिखाया गया है, तो गढ़ कुंठार में दिखाया गया है। किसके द्वारा, वृंदावनलाल वर्मा के द्वारा। और विराटा की पद्मिनी में किसके द्वारा तोड़े गए मंदिरों का जिक्र हुआ है, तो अली मर्दन द्वारा तोड़े गए मंदिरों और मूर्तियों का चित्रण हुआ है इसमें। फिर कचनार इनका एक उपन्यास है जिसमें बहुपत्नी विवाह, कैसा, बहुपत्नी विवाह एवं दासियों के व्यवस्था व सेवा कार्य करने की समस्या चित्रित की गई है। यह भी समस्या काफी रही है हमारे यहाँ, तो बहुपत्नी विवाह और दासियों के व्यवस्था व सेवा कार्य करने की समस्या कहां पर है, तो वो कचनार उपन्यास में कही गई है। आगे बात आती है गढ़ कुंठार की पांडुलिपि देखकर, जिसकी भी चर्चा हो रही थी, गढ़ कुंठार की पांडुलिपि देखकर गणेश शंकर विद्यार्थी जी ने इनको सर वाल्टर स्कॉट की संज्ञा दी थी। किसकी, सर वाल्टर स्कॉट की संज्ञा दी थी। अब आगे बात आती है वृंदावनलाल वर्मा के उपन्यास झांसी की रानी को डॉक्टर गोपाल राय, ये डॉक्टर गोपाल राय वही हैं जो हिंदी का पहला उपन्यास मानते हैं। किसको भैया, हिंदी का पहला उपन्यास डॉक्टर गोपाल राय किसको मानते हैं, हाँ देवरानी जेठानी की कहानी को मानते हैं। तो डॉक्टर, बिल्कुल सही है, सबका सही, बिल्कुल रट गया, बहुत अच्छी बात है। तो ये जो डॉक्टर गोपाल राय हैं, हिंदी का पहला उपन्यास किसको मानते हैं, तो देवरानी जेठानी की कहानी, जो कि पंडित गौरी दत्त के द्वारा लिखी गई थी, यानी कि 1870 ईस्वी में। तो तीनों तथ्य याद रखिएगा। तो डॉक्टर गोपाल राय ने इस उपन्यास के बारे में क्या कहा कि वृंदावनलाल वर्मा के उपन्यास झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को डॉक्टर गोपाल राय ने ब्रिटिश कालीन भारतीय इतिहास पर आधारित हिंदी का पहला उपन्यास मान लिया।
अभी हम लोग इसके बारे में क्या कहे, इसके बारे में चर्चा हुई कि ये हिंदी का पहला जीवनी परक उपन्यास है। ये हिंदी का पहला जीवनी परक उपन्यास है जिसमें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की जीवनी चित्रित की गई है। हिंदी का पहला जीवनी परक उपन्यास है। लेकिन यहां पर एक और दे दिया गया, डॉक्टर गोपाल राय इसे क्या कहते हैं, ब्रिटिश कालीन भारतीय इतिहास पर आधारित हिंदी का पहला उपन्यास भी ये माना जाता है। तो पहले के क्षेत्र में दो चीजें याद रखना है कि पहला जीवनी परक उपन्यास भी है और ये पहला ऐसा उपन्यास है डॉक्टर गोपाल राय की नजर में जिसमें भारतीय इतिहास पर आधारित हिंदी यानी ब्रिटिश कालीन भारतीय इतिहास पर आधारित ये हिंदी का पहला उपन्यास माना जाता है। दोनों तथ्य बहुत अच्छे महत्वपूर्ण है, पूछे जा सकते हैं। झांसी की रानी में रानी लक्ष्मीबाई को चरित्र को केंद्र में रखकर देश गौरव और भारतीय नारी के प्रति आकर्षण का चित्रण किया गया, चित्रण हुआ है। तो झांसी की रानी की विषय वस्तु क्या है, ये तो सबको बड़ा आसान है, सब लोग जान जाओगे। झांसी की रानी को आधार बना करके लिखा गया है। और झांसी की रानी कब थी, अंग्रेजों के शासनकाल में थी, लड़ते हुए शहीद हुई थी, ये सबको पता है। इसकी विषय वस्तु बहुत महत्वपूर्ण नहीं, विषय वस्तु बहुत आसान है, लेकिन ये वाला याद रखेगा, डॉक्टर गोपाल राय की नजर में वाल्टर स्कॉट किसको कहा गया है। इस प्रकार से क्वेश्चन यहां से पूछे जाएंगे। अब बात आती है देखो हजारी प्रसाद द्विवेदी की, किसकी, हजारी प्रसाद द्विवेदी की। हजारी प्रसाद द्विवेदी को आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, निबंधकार के रूप में, आलोचक के रूप में, किसके रूप में, आलोचक के रूप में, निबंधकार के रूप में इनको खूब अच्छे से जानते होंगे, परिचित होंगे। अशोक के फूल, कल्पलता, है ना, इस प्रकार के ढेर सारे इनके निबंध लिखे गए हैं। इनका जीवन काल 1907 से 1979 है। क्या है, 1907 से, कहां से, 1907 ईस्वी से 1979 ईस्वी, ये इनका जीवन काल है। यानी देखा जाए तो मात्र 70 वर्ष इनकी उम्र रही है। कितनी रही है, 70 वर्ष इनका जीवन काल रहा। तो 70 वर्ष के जीवन काल में इन्होंने कौन कौन से उपन्यास लिखे, तो इनके उपन्यास संख्या में तो सीमित हैं, मात्र 4 उपन्यास हैं। कितने, मात्र 4 उपन्यास संख्या में लिखे, लेकिन चारों उपन्यास अपने आप में गजब के, बहुत शानदार उपन्यास हैं। यहां से क्वेश्चन आपके परीक्षा में खूब पूछा जाता है। पहला उपन्यास बाणभट्ट की आत्मकथा, बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा। अनामदास का पोथा को अथरैको आख्यान भी कहा जाता है, अथरैको आख्यान भी कहते हैं। यानी ये 4 उपन्यास है, बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा। इनके प्रकाशन वर्ष भी आपको याद रखना है, इनके प्रकाशन वर्ष भी याद रखना है। ये इतने महत्वपूर्ण उपन्यास हैं कि इनका स्वयं प्रकाशन वर्ष, यानी एक का ही प्रकाशन वर्ष भी आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है कि पुनर्नवा का प्रकाशन वर्ष क्या है, अनामदास का पोथा का प्रकाशन वर्ष क्या है, बाणभट्ट की आत्मकथा का प्रकाशन वर्ष क्या है, चारुचंद्र लेख का प्रकाशन वर्ष क्या है, या फिर कभी कभी होता क्या है, इन चारों को कालक्रम की दृष्टि से पूछ लेते हैं, कालक्रम मिलाने के लिए पूछ लेते हैं। बहुत महत्वपूर्ण, कई बार पूछा गया है। दूसरा, किस उपन्यास को, इनके किस उपन्यास को अथरैको आख्यान कहा गया है, तो अथरैको आख्यान किसको कहा गया, अनामदास का पोथा को कहा गया। क्यों कहा गया, अभी आगे चर्चा करते हैं। अब बात आती है इनका जो पहला उपन्यास है बाणभट्ट की आत्मकथा। ध्यान दीजिएगा, यहां पर देखो नाम में है आत्मकथा, नाम में है आत्मकथा, लेकिन आत्मकथा है नहीं, है उपन्यास। विधा क्या है, ये उपन्यास है, लेकिन नाम आता है आत्मकथा के रूप में। तो बाणभट्ट की आत्मकथा है, 1946 ईस्वी में प्रकाशित है और इस उपन्यास में 20 उच्छ्वास हैं। याद रखिएगा, कितने उच्छ्वास हैं, 20 उच्छ्वास हैं। और इसकी कथा भारत के इतिहास के किस कालखंड की है, किस शताब्दी की कथा इसमें चित्रित की गई है, तो ध्यान दीजिएगा। इसमें 7वीं सदी, इसकी 7वीं सदी के भारत की राजनीतिक स्थिति का निरूपण किया गया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास, जो 4 उपन्यास हैं, इन चारों उपन्यासों की विषय वस्तु, उनका रचना काल, उनकी रचना में जो विषय वस्तु ली गई है वो भारत के इतिहास के किस कालखंड से ली गई है, यह भी आपको याद रखना है, पूछा जाता है। तो यहां पर याद रखिएगा, इसमें किस कालखंड की, तो 7वीं शताब्दी के भारत की राजनीतिक स्थिति का निरूपण किया गया है। किसमें, बाणभट्ट की आत्मकथा में। इसमें कितने उच्छ्वास हैं, तो 20 उच्छ्वास हैं और यह डायरी शैली में लिखा गया। किस शैली में, डायरी शैली में लिखा गया। यह ऐतिहासिक परंपरा का श्रेष्ठ उपन्यास माना जाता है और इसमें तत्कालीन समाज को जिस शैली में चित्रित किया गया है वह व्यक्ति विशेष की कला न होकर युग विशेष की संस्कृति चेतना की मनोमुग्धकारी छटा है। इस उपन्यास के सभी पात्र उत्सर्ग भावना के जीवंत आदर्श से प्रेरित हैं।
ये भी तथ्य आपकी परीक्षा में पूछा गया है और आगे पूछे जाने की संभावना भी है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास के सभी पात्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास के किस उपन्यास के सभी पात्र उत्सर्ग भावना के, किसके, उत्सर्ग भावना के जीवंत आदर्श के रूप में प्रेरित हैं या आदर्श से प्रेरित हैं। तो कौन हो जाएगा, बाणभट्ट की आत्मकथा। तो यहां से 2-3 चीजें याद रखना है। कब प्रकाशित हुआ, 1946। रचनाकार कौन, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसमें कितने उच्छ्वास, 20 उच्छ्वास। कथा कब की, 7वीं शताब्दी की। किस शैली में लिखा गया, डायरी शैली में लिखा गया है। और इसके पात्र क्या, उत्सर्ग भावना के जीवंत आदर्श से प्रेरित हैं। इतनी चीजें इस उपन्यास से आपको याद रखनी है। अगला उपन्यास आता है चारुचंद्र लेख। कौन सा है, चारुचंद्र लेख है। 1962 ईस्वी में लिखा गया। कब लिखा गया, 1962 ईस्वी में लिखा गया। और इससे भी महत्वपूर्ण तथ्य क्या है कि यह उपन्यास पहले कल्पना पत्रिका में, किस पत्रिका में, कल्पना पत्रिका में, यह उपन्यास पहले कल्पना पत्रिका में धारावाहिक के रूप में, किस रूप में, धारावाहिक के रूप में प्रकाशित हुआ था। इस उपन्यास में 32 प्रकरण है। अभी पहले वाले में क्या था, बाणभट्ट की आत्मकथा में 20 उच्छ्वास थे। कितने उच्छ्वास, 20 उच्छ्वास थे। लेकिन यहां पर कितने, 32 प्रकरण हैं। और इस उपन्यास को श्री नवल किशोर, किसने, श्री नवल किशोर ने क्या कहा, पात्र बहुल, क्या कहा, पात्र बहुल घटनाओं का घटाटोप, पात्र बहुल घटनाओं का घटाटोप और तांत्रिक साधनाओं पर लिखा गया पहला उपन्यास माना है। कौन माना है, श्री नवल किशोर जी ने। तो नवल किशोर जी ने क्या माना, किसको, चारुचंद्र लेख उपन्यास को क्या कहा कि पात्र बहुल एवं घटनाओं का घटाटोप और तांत्रिक साधनाओं पर लिखा गया पहला उपन्यास, किसको माना, चारुचंद्र लेख को माना। और इस उपन्यास में 12वीं 13वीं शताब्दी के भारत, किसके, 12वीं 13वीं शताब्दी के भारत की शासन व्यवस्था और समाज के पतन की कहानी कही गई है। इनका जो पहला उपन्यास था बाणभट्ट की आत्मकथा, उसमें 7वीं शताब्दी की राजनीतिक स्थिति का चित्रण किया गया था भारतीय में। लेकिन यहां पर क्या है, 13वीं और 14वीं शताब्दी की बात हो रही है। इसमें भारतीय संस्कृति की गरिमा का गान और भारत को ऊपर उठाने की लालसा जगाने का भरसक प्रयास किया गया है। यह भी लाइन बहुत महत्वपूर्ण है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास में, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने किस उपन्यास में भारतीय संस्कृति की गरिमा का और भारत को ऊपर उठाने की लालसा जगाने का भरसक प्रयास किया है। तो किस उपन्यास में किया, चारुचंद्र लेख उपन्यास में किया है। और इस कहानी में, यानी पूरी कहानी रानी चंद्रलेखा, पूरी कहानी रानी चंद्रलेखा और राजा सातवाहन के आसपास घूमती है। इस रचना में द्विवेदी जी की मानवतावादी दृष्टिकोण की स्पष्ट छाप दिखाई पड़ती है। बड़ा महत्वपूर्ण उपन्यास चारुचंद्र लेख भी है। क्या, जितनी यहां पर पंक्तियां लिखी गई हैं, सभी पंक्तियां आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। यहां पर कोई भी ऐसी पंक्ति नहीं है जो आपकी परीक्षा में पूछे जाने के योग्य ना हो या पूछी ना जाती हो। पुराने पेपर आप उठा के देख सकते हैं, ये जितनी लाइनें यहां पर लिखी गई हैं, ये सब प्रश्न आपकी परीक्षा में किसी न किसी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। इसलिए इनको दोबारा पूछे जाने की संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं और ये पूछे जाएंगे। तो सभी तथ्य जो यहां पर दिए गए सब याद रखना है। कौन सा, किस पत्रिका में छपी, धारावाहिक के रूप में, कल्पना पत्रिका में। कितने प्रकरण है, 32 प्रकरण है। नवल किशोर ने क्या कहा, पात्र बहुल घटनाओं का घटाटोप तांत्रिक साधनाओं पर लिखा गया उपन्यास माना है। और इस उपन्यास में 12वीं 13वीं शताब्दी के भारत की शासन व्यवस्था और समाज के पतन की कहानी कही गई। और इसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने भारतीय संस्कृति की गरिमा का गान और भारत को ऊपर उठाने की लालसा जगाने का भरसक प्रयास किया है। पूरी कहानी चंद्रलेखा और राजा सातवाहन के आसपास घूमती है। इस रचना में द्विवेदी जी के मानवतावादी दृष्टिकोण दृष्टिगोचर होता है या मानवतावादी दृष्टिकोण की छाप दिखाई पड़ती है। ये सभी तथ्य आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगला उपन्यास आता है इनका पुनर्नवा। कौन सा उपन्यास है, पुनर्नवा उपन्यास है। जो लोग तैयारी करते हैं किसकी, असिस्टेंट प्रोफेसर की, खासकर जो हायर का हुआ, अभी इससे पहले वाला विज्ञापन जो अप्रैल में पेपर हुआ उसमें पूछा गया था, उसके सिलेबस में भी ये लगा हुआ है, तो पूछा जा सकता है, महत्वपूर्ण है। कब प्रकाशित हुआ, 1973। पुनर्नवा उपन्यास कब प्रकाशित हुआ, 1973 में। और इस उपन्यास में, यानी पुनर्नवा उपन्यास प्रेम के मायने में अपने पूर्व के दोनों उपन्यासों से श्रेष्ठ माना जाता है। अगर जो बात किया जाए कि जो उपन्यासों में
प्रेम भावना दिखाई गई है, प्रेम भावना चित्रण किया गया है अपने उपन्यासों में। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के जो इससे पहले दोनों उपन्यास लिखे गए, अगर जो प्रेम की कसौटी पर कसा जाएगा, किस पर? प्रेम की कसौटी पर कसा जाएगा, तो उन दोनों उपन्यासों की अपेक्षा प्रेम का आदर्श रूप, प्रेम का चित्रण अच्छा कहां पर हुआ? इस उपन्यास में हुआ, पुनर्नवा में। इस उपन्यास में चौथी शताब्दी, कौन सी शताब्दी? चौथी शताब्दी। अभी इससे पहले वाले में 13वीं 14वीं शताब्दी थी, 13वीं 14वीं थी। किसमें? चारुचंद्र लेख में। बाणभट्ट की आत्मकथा में कितना था? तो वहां पर 7वीं शताब्दी। कौन सा? 7वीं शताब्दी था। यहां पर चौथी शताब्दी है। कौन सी? 7वीं शताब्दी। यानी कि पहले वाले में कितना था? तो पहले वाले में 7वीं, दूसरे में 13वीं या 14वीं, और तीसरे में क्या हो गया? चौथी। ये तीनों याद कर लो, अभी चौथा वाला भी आएगा, हो सकता है वहां भी याद हो जाए। इतिहास की लोक कथा से संपर्क, किससे? इतिहास की लोक कथा से संपर्क। हाँ, क्या चीज? अच्छा, 12वीं 13वीं। अच्छा ठीक है, 12वीं 13वीं हो गया, तो ठीक है। इसमें आदर्श पात्रों के माध्यम से, किससे? इसमें आदर्श पात्रों के माध्यम से आज के संकल्प शून्य और वासना प्रधान जीवन का समाधान खोजने का प्रयास किया गया है। इस उपन्यास में प्रेम की त्रिवेणी, किसकी? प्रेम की त्रिवेणी प्रवाहित होती है। तो ये ध्यान रखिएगा, प्रेम की त्रिवेणी, प्रेम की त्रिवेणी हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास में प्रवाहित हो रही है? तो पुनर्नवा उपन्यास में। एक तो यहां से क्या याद रखना है? चौथी शताब्दी के वातावरण का चित्रण किया गया है और प्रेम की त्रिवेणी है। यहां पर ये पात्र हैं देवरात, शर्मिष्ठा, मंजुला, एक त्रिवेणी ये हो सकती है। चारुदत्त, धूता और वसंत सेना, आर्यक, मृणाल और चंद्रा, ये 3 हो गए। बाकी 2 पात्र हो सकता है और हों। तो ये इस प्रकार से प्रेम की त्रिवेणी यहां पर प्रवाहित हो रही है। तो यहां पर फिर से एक बार ध्यान दे लेंगे कि आखिर इसमें क्या क्या हमको याद रखना है। तो इससे पहले वाले जो उपन्यास हुए, इससे पहले वाले जो उपन्यास हम लोग पढ़े, चाहे वो बाणभट्ट की आत्मकथा हो, तो उसमें किसका? 7वीं शताब्दी का। जो दूसरा पढ़े चारुचंद्र लेख, इसमें 12वीं और 13वीं शताब्दी के इतिहास की बात की गई। और जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, ये चौथी शताब्दी की बात की गई। चौथी शताब्दी के इतिहास पर ये आधारित है पुनर्नवा उपन्यास। अगला उपन्यास आता है इनका अनाम दास का पोथा। कौन सा है? अनाम दास का पोथा है। ये दरवाजा, अनाम दास का पोथा है। सन 1976 में, कब? सन 1976 ईस्वी में प्रकाशित यह उपन्यास सन 1940 ईस्वी के करीब छांदोग्य उपनिषद के आधार पर रचित द्विवेदी जी की कहानी का ही विस्तार रूप है। इसका एक नाम अथरैको आख्यान भी है। क्या है? अथरैको आख्यान भी है। क्यों है? अभी आगे चर्चा होगी। वस्तुतः इस उपन्यास की कथा छांदोग्य उपनिषद, इस पर छांदोग्य उपनिषद और बृहदरण्यकोपनिषद से ली गई है। कहां से ली गई है? छांदोग्य उपनिषद और बृहदरण्यकोपनिषद से ली गई है। भाई उपनिषद सभी लोग जानते होंगे, संस्कृत पढ़े होंगे, तो उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो कुल मिलाकर के उपनिषद भैया कितने हैं, कोई बताएगा? कुल उपनिषद कितने हैं? अच्छा, तो उपनिषद कितने? 108 हैं। वेद कितने भैया? वेद कितने हैं? 4 हैं। वेदांग कितने हैं? वेदांग 6 हो गए। और पुराण कितने हो गए? 18, है ना? बिल्कुल। कभी कभी होता क्या है, जो बिल्कुल आसान चीज होती है हम लोग पढ़ते ही नहीं है। सब तो याद है, परीक्षा में आ गया, उस पर ध्यान ही नहीं देते हो और जल्दबाजी में लगा देते हो, अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो परीक्षा में आया हुआ कोई भी प्रश्न आपको आसान नहीं समझना है, बिल्कुल समझ के साथ पढ़ना है, फिर उसका चारों विकल्प पढ़ के उत्तर देना है। कभी कभी होता क्या है कि हम लोग पढ़ते कुछ हैं, दिमाग में समझते कुछ हैं और गोला कुछ काला कर देते हैं, गड़बड़ हो जाता है। तो वहां पर आपका दिमाग कंसंट्रेट होना चाहिए। जो पढ़ रहे हो वही समझ रहे हो और जो समझ रहे हो उसी को आप उत्तर लगाओगे वहां पर। नहीं, कभी कभी जल्दबाजी में गड़बड़ हो जाता है, खासकर जो आसान क्वेश्चन होते हैं उसी में ऐसी गलती होती है। तो जैसे वेद कितने हैं? तो वेद भाई 4 हैं। वेदांग पूछा जाए तो कितने? 6 हैं। उपनिषद कितने हैं? 108 हैं। पुराण कितने हैं? 18 हैं। यही 4 हैं जो आपकी परीक्षा में कभी कभी पूछ लिए जाते हैं।
आगे बात आती है छांदोग्य उपनिषद, इन्हीं 108 में से है। बृहद अरण्यकोपनिषद, ये भी इसी में से है। इन्हीं से इनकी कथा ली गई है। यह उपन्यास द्विवेदी जी की औपन्यासिक ज्ञान और उनकी आर्षवाणी का उद्घोष करने वाली, भाई आर्षवाणी कहा गया, क्या कहा गया? आर्षवाणी कहा गया। तो भैया यहां पर एक चीज बता दो आप कि आर्ष क्या चीज है? आर्ष क्या चीज है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, है ना? तो क्या हो जाएगा? आर्ष। हाँ, विशेषण हो जाएगा। किस शब्द से बना है? किस शब्द से बना भैया ये विशेषण? हाँ, किस शब्द से बना? अरे भाई इतनी देर लगेगी, यानी व्याकरण ठीक से पढ़ते नहीं हो। हाँ, आर्य से बना। हाँ भाई, ऋषि से बना। किससे बना? ऋषि से बना हुआ, ऋषि से। तो ऋषि का भाई, ऋषि क्या है? संज्ञा है। ऋषि क्या है? संज्ञा है। तो इससे विशेषण आपका बन गया क्या? आर्ष बन गया। क्या बन गया? आर्ष बन गया। ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, आर्ष महाकाव्य क्या है, या आर्ष महाकाव्य कौन सा है? आर्ष महाकाव्य। तो आर्ष महाकाव्य क्या हो गया? ऐसे महाकाव्य जो ऋषियों के द्वारा लिखे गए। किसके द्वारा? ऋषियों के द्वारा लिखे गए। जैसे वाल्मीकि जी ऋषि थे, मुनि थे, उनके द्वारा लिखा गया रामायण। इसी प्रकार से महर्षि वेद व्यास, वो भी क्या थे? ऋषि थे, उनके द्वारा लिखा गया महाभारत। तो महाभारत भी आर्ष काव्य है और रामायण भी आर्ष काव्य है, क्योंकि ऋषियों के द्वारा लिखा गया। इसी प्रकार से आर्ष कवि क्या कहते हैं? आर्ष कवि पूछते हैं। तो आर्ष कवि कौन है? यानी कि ऐसा कवि जो ऋषि भी रहा हो। तो इसमें आपके वाल्मीकि जी भी आ जाएंगे। कौन आ जाएंगे? वाल्मीकि जी भी आ जाएंगे और वेद व्यास जी भी आ जाएंगे, क्योंकि दोनों लोग ऋषि हैं। इस प्रकार से यहां पर ये भी याद रखिएगा। आगे बात आती है, क्या बात हो रही थी कि ये आर्षवाणी का उद्घोष करने वाली श्रेष्ठ कृति है। समाज तपस्या की कसौटी है। समाज किसकी कसौटी है? तो समाज तपस्या की कसौटी है। यही इस उपन्यास का मूल मंत्र है। समाज तपस्या की कसौटी, समाज तपस्या की कसौटी है, यह इस उपन्यास का मूल मंत्र है। इस उपन्यास में रैक को ऋषि, क्या कहा गया? रैक को ऋषि और राजकुमारी जाबाला का विवाह जातीय मर्यादा का उल्लंघन करके कराया गया है। यानी कि इस उपन्यास की जो कथा वस्तु है उसके केंद्र में कौन है? तो रैक को ऋषि हैं। कौन है? रैक को ऋषि हैं। इसीलिए इसको अथ रैक को आख्यान भी कहा गया है। आख्यान माने कहानी, आख्यान माने कहानी, और रैक मतलब रैक की कहानी कही गई है। तो इसमें रैक को ऋषि की कहानी कही गई है, यानी रैक को ऋषि और जाबाला जो थी, इन दोनों की कहानी यानी चित्रित की गई, प्रेम कहानी भी कह सकते हो। और यहां पर जातीय मर्यादा का उल्लंघन करके यहां पर विवाह कराया जाता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण ये भी उपन्यास है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, कब प्रकाशित हुआ? 1976। कब प्रकाशित हुआ? 1976 में प्रकाशित हुआ। अभी हम लोग कल पढ़े थे एक उपन्यास यशपाल का था, मेरी तेरी उसकी बात। ये कब प्रकाशित हुआ था? हाँ, मेरी तेरी उसकी बात, याद रखिएगा। ये 1974 है। तो 1974 रखिएगा। यहां पर हम लोग कभी कभी भ्रमित हो जाते हैं, कभी कभी यहां पर हम लोग भ्रमित हो जाते हैं। यानी कि 1974 1976 को लेकर के, इसमें किसकी घटना है? कब की घटना है? 1942 की घटना है। यानी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जो 1942 में आंदोलन चला था, भारत छोड़ो आंदोलन, उस घटना पर आधारित है। ठीक है, ये दो चीजें यहां से याद रखेगा। इसका प्रकाशन वर्ष पूछ लेते हैं, मेरी तेरी उसकी बात का, इसलिए यहां पर पूछ लिए। यशपाल का एक उपन्यास और था झूठा सच, 2 भागों में आया था। कब कब प्रकाशित हुआ भैया कोई बताएगा? हाँ, 1958 और 1960, 1958 और 1960 में। हाँ, गुड। आगे बात आती है, हाँ बिल्कुल, आगे बात आती है बाणभट्ट की आत्मकथा के बारे में विद्वानों की राय क्या है। आप देख रहे होंगे क्लास में जब भी हम चर्चा करते, कुछ उपन्यास ऐसे हैं जिनके ऊपर हम ज्यादा चर्चा करते हैं। जैसे इससे पहले बात करके आए, गोदान पर खूब चर्चा हुई। किस पर? गोदान पर खूब चर्चा हुई। यशपाल के जो झूठा सच है, इस पर खूब चर्चा हुई। अभी बाणभट्ट की आत्मकथा पर खूब चर्चा होगी, आगे चल करके और पर चर्चा होगी। या इससे पहले अज्ञे जी का उपन्यास शेखर एक जीवनी पर खूब चर्चा हुई।
तो ये क्यों होती है चर्चा? मैला आंचल पर चर्चा होगी आगे चल के, क्योंकि ये आपके चाहे नेट के पेपर में हो या असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेबस हो या फिर सेट का सिलेबस हो या अन्य राज्यों में जो भर्ती परीक्षाएं हैं उनके सिलेबस में ये सब लगे होते हैं, इसलिए इन पर ज्यादा चर्चा करना आवश्यक है। और ये बड़े उपन्यास है, प्रसिद्ध उपन्यास हैं, अच्छे उपन्यास हैं। वैसे उपन्यास सभी अच्छे हैं या सभी का रचनाएं अच्छी होती हैं, लेकिन ये अच्छों में से अच्छे छांट करके आते हैं, इसलिए यहां से प्रश्न आपकी परीक्षा में ज्यादा पूछे जाते हैं। तो पहला यहां पर है देवराज सिंह। डॉक्टर देवराज सिंह की नजर में बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास क्या है, इसके बारे में क्या कहते हैं ये कि हिंदी में कोई दूसरा व्यक्ति इस प्रकार के उपन्यास व कथा को लिख सकता था, ऐसी कल्पना करना कठिन है। यानी ये जो बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास हजारी प्रसाद ने लिखने का महनीय प्रयास किया या लिखा महान कार्य, ये और कोई नहीं कर सकता था। किसकी नजर में? डॉक्टर देवराज जी का मानना है ये। ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता है इससे भी अच्छा लिखा जा सकता हो, लेकिन डॉक्टर देवराज जी ये बात कहते हैं कि हिंदी में कोई दूसरा व्यक्ति इस प्रकार के उपन्यास व कथा को लिख सकता था, ऐसी कल्पना करना कठिन है। डॉक्टर जगदीश कनक, कुछ लोग तो पहली बार नाम ही सुन रहे होंगे डॉक्टर जगदीश कनक का, कोई बात नहीं, अब सुन लिए हो, याद रखना है। डॉक्टर जगदीश कनक क्या कहते हैं? आधुनिक काल की सर्वोत्कृष्ट काव्य रचना कामायनी है। आधुनिक काल की सर्वोत्कृष्ट काव्य रचना कामायनी है, तो गद्य रचना बाणभट्ट की आत्मकथा है। कभी कभी होता क्या है कि आप जीवन में बहुत महान कार्य नहीं किए हो, ज्यादा कार्य नहीं किए हो, लेकिन फिर भी कोई एक चिंगारी आपकी क्रांति की निकलती है और आप रातों रात या कह सकते हो देखते ही देखते बहुत फेमस हो जाते हो। ऐसे कई उदाहरण आपको मिल जाएंगे, आपके समाज में, आपके परिचित में मिल जाएंगे। वैसे ही यहां पर भी डॉक्टर जगदीश कनक को हम लोग ज्यादा नहीं जानते हैं। हो सकता है 30-35% ऐसे आप में से साथी हो जो पहली बार नाम सुन रहे हो, लेकिन कोई एक आध काम अच्छा, जैसे कि इन्होंने यही कह दिया कि आधुनिक काल की सर्वोत्कृष्ट काव्य रचना कामायनी है, तो गद्य रचना बाणभट्ट की आत्मकथा है, महत्वपूर्ण चीज कही है, तो हो सकता है इसी से फेमस हो गए हो या हो जाए आगे चल के। तो इनको याद रखना है डॉक्टर जगदीश कनक। डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत, अगले रचनाकार कौन है? डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत, विद्वान है, आलोचक। ये क्या कहते हैं? ऐतिहासिक उपन्यास और आत्मकथात्मक शैली में लिखा हुआ वह अकेला ही है। किसकी बात हो रही है? वह अकेला ही है, तो वह मतलब यहां पर बाणभट्ट की आत्मकथा से है। यानी बाणभट्ट की आत्मकथा के बारे में यह किसने कहा कि ऐतिहासिक उपन्यास और कथात्मक शैली में लिखा हुआ वह अकेला ही है? ये किसने कहा बाणभट्ट की आत्मकथा के बारे में? तो किसने कह दिया? डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत ने। किसने? गोविंद त्रिगुणायत जी ने कहा था। आगे बात आती है डॉक्टर नामवर सिंह ने क्या कहा। नामवर सिंह कहते हैं कि बाणभट्ट की आत्मकथा आधुनिक भारत का राष्ट्रीय रूपक नहीं है तो और क्या है। यानी बाणभट्ट की आत्मकथा आधुनिक भारत का राष्ट्रीय रूपक नहीं है तो और क्या है। ये कौन कहता है? डॉक्टर नामवर सिंह कहते हैं। आगे बात आती है डॉक्टर गोपाल राय क्या कहते हैं। डॉक्टर गोपाल राय पर तो खूब चर्चा हो चुकी है। हिंदी का पहला उपन्यास, बार बार पूछने की आवश्यकता नहीं, सबको याद हो गया होगा। यह एक क्लासिकल रोमांटिक उपन्यास है। अपने बंध, चित्रण, वर्णन शिल्प और शैली में यह क्लासिकल है और प्राणगत ऊष्मा में रोमांटिक है। ये किसका मानना है? डॉक्टर गोपाल राय का मानना है। किसका मानना है? डॉक्टर गोपाल राय का मानना है। कुछ लोग कह रहे होंगे सर जी आपकी क्लास में, आपके नोट्स में डॉक्टर गोपाल राय के कथन बहुत आ रहे हैं। तो भाई इससे पहले आप लोग देखे होंगे पिछली बार का पेपर यूपी टीजीटी का, उसमें क्या था? अगर जो 125 क्वेश्चन आए और उसमें से मान लो 40 कथन आए, तो उन 40 में से 30 कथन कहां से थे? बच्चन सिंह के इतिहास से थे, जो जल्दी वहां से पेपर कभी बनता ही नहीं था। तो डॉक्टर गोपाल राय ने कथा साहित्य पर, किस पर? कथा साहित्य पर खूब अच्छा काम किया है। इसलिए
यहां पर इनके आलोचनात्मक कथन कई दिए गए हैं, हो सकता है आपकी परीक्षा में पूछ लिया जाए, और बड़ा नाम है डॉक्टर गोपाल राय का, बड़ा नाम है कथा के क्षेत्र में, कथा की आलोचना के क्षेत्र में, इसलिए यहां से याद करना जरूरी है। तो यह एक क्लासिकल रोमांटिक उपन्यास है, अपने बंद, चित्रण, वर्णन शिल्प और शैली में यह क्लासिकल है और प्राणगत ऊष्मा में रोमांटिक है। तो यहां पर जो आपको क्लास दी जा रही है या जो आपको नोट्स दिया गया है उसमें एक नहीं 100 से अधिक किताबों का अध्ययन करके ये आपका नोट्स बनाया गया और सभी किताबों से अच्छी अच्छी चीजें ले ली गई हैं। अब आगे बात आती है सामाजिक उपन्यास की। किसकी बात आती है? सामाजिक उपन्यास की। सामाजिक उपन्यास कौन कौन है, यहां से कौन कौन से उपन्यासकार है? तो पहला नाम आता है गोविंद बल्लभ पंत। किसकी बात आती है? गोविंद बल्लभ पंत की बात आती है। प्रतिमा, मदारी, यामिनी। एक यामिनी से नाम याद आया, उर्दू को यामिनी भाषा किसने कहा? उर्दू को ही कहा था ना, या और किसको कहा था? किसको कहा था? उर्दू को या हिंदी को? हाँ, उर्दू को कहा था कि हिंदी को? अच्छा, उर्दू को कहा था। तो उर्दू को यामिनी भाषा किसने कहा था, है ना? तो लल्लू लाल ने कहा था। किसने कहा था? लल्लू लाल ने कहा था, बड़ा फेमस है। और पिछली बार शायद टीजीटी में पूछा भी गया था कि उर्दू को यामिनी भाषा किसने कहा, तो लल्लू लाल ने कहा। तो यहां पर यामिनी आ गया। वैसे यामिनी का मतलब क्या है? यामिनी किसका पर्यायवाची है ना? ये रात्रि का पर्यायवाची है। किसका? रात्रि का पर्यायवाची है, रात का पर्यायवाची है ना। तो यामिनी भाषा, उर्दू को यामिनी भाषा कह दिया। मुक्त के बंधन, जल समाधि गोविंद बल्लभ पंत का है। जल समाधि से याद आया, एक रेत समाधि उपन्यास है। ये किसका है? हाँ, कैसा है? हाँ, गीतांजलि श्री का है। और गीतांजलि श्री को इस पर कौन सा पुरस्कार मिला था? मैन बुकर, है ना? मैन बुकर पुरस्कार मिला था, काफी चर्चित हैं। तो गीतांजलि के द्वारा, गीतांजलि श्री के द्वारा लिखा गया था। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा, रेत समाधि। एक रेत की मछली भी था, ये किसका है? रेत की मछली कांता भारती का है, गुड, याद किया सब लोग। दूसरा पर्णा, कौन सा? रेत के नाम से भी, हाँ, भगवान दास मुरवाल। मैत्रेण, है ना? पर्णा, मैत्रेण। फॉरगेट मी नॉट, ये देखो नाम कितना अच्छा है, फॉरगेट मी नॉट। कागज की नाव, कागज की नाव, ये कागज की नाव इन्हीं का है क्या? ये नासिरा शर्मा का तो नहीं है? कागज की नाव, हाँ, अच्छा, यानी कि इसी नाम से नासिरा शर्मा ने भी लिखा, इसी नाम से नासिरा शर्मा ने भी लिखा है। इनका भी उपन्यास है ना? तो फॉरगेट मी नॉट, कागज की नाव, प्रगति की राह। अमिताभ, एक सूत्र और नूरजहां। तो नूरजहां ये पूछा जा चुका है। तो नूरजहां गोविंद बल्लभ पंत का उपन्यास। भैया किसी का माइक खुला हुआ बंद कर लो, हमारी आवाज इको कर रही है। तो कागज की नाव, हाँ, कागज की नाव, जल समाधि, फॉरगेट मी नॉट, ये थोड़ा सा नूरजहां बड़े फेमस हैं, पूछे जा सकते हैं। और यामिनी से आपको याद रखना, यामिनी भाषा उर्दू को लल्लू लाल ने कहा था, और कागज की नाव से के नाम से नासिरा शर्मा ने भी लिखा है। अगले हैं वाल्मीकि त्रिपाठी। वाल्मीकि त्रिपाठी, भैया देखो वाल्मीकि सही लिखा है, गलत लिखा है? वाल्मीकि जो लिखा वर्तनी की दृष्टि से सही है या फिर गलत है? ये गलत है क्या जो हमने लिखा? अच्छा, ये वाला, ये भी गलत है। ये वाला सही है? ये वाला सही कि ये वाला? 1 नंबर या 2 नंबर? हाँ। अच्छा, ये दोनों गलत हैं, दोनों गलत हैं। अच्छा, नोट्स वाला सही है, यानी जो लिख के भेजा गया वो सही है ना? गुड। ये पिछली बार पूछा गया था एलटी के पेपर में, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध अशुद्ध पूछा गया था, जो वाल्मीकि भी एक शब्द था। वाल्मीकि में याद रखिएगा, जैसे लिखा है बिल्कुल ऐसा ही रहेगा, वाल्मीकि, है ना? तो वाल्मीकि त्रिपाठी, नाम खैर बहुत फेमस नहीं है, लेकिन हाँ वर्तनी की दृष्टि से आप पढ़ सकते हो कि बिल्कुल सही लिखा है। प्रजाप्रिय प्रजेश, नाम बहुत अच्छा, देखो, प्रजाप्रिय प्रजेश, जहांदार शाह, विकलांग, सत्ता और संघर्ष। तो प्रजाप्रिय प्रजेश, जहांदार शाह, विकलांग, सत्ता और संघर्ष, ये 4 उपन्यास इनके हैं। लेकिन अभी तक
परीक्षा में ज्यादा नहीं पूछे गए। अगले उपन्यासकार हैं उदय शंकर भट्ट। कौन है? उदय शंकर भट्ट हैं। वैसे उदय शंकर भट्ट एकांकीकार के रूप में भी बहुत पूछे जाते हैं, नाटककार के रूप में बहुत फेमस है ये उपन्यास। देखो क्या लिखे, सागर लहरें और मनुष्य, बहुत फेमस है। सागर लहरें और मनुष्य की विषय वस्तु बहुत पूछते हैं। नए मोड़, लोक परलोक, एक नीड़ दो पक्षी, एक नीड़ दो पक्षी, शेष अशेष, दो अध्याय, ये इनके उपन्यास हैं। 6 उपन्यास हैं उदय शंकर भट्ट के। तो उदय शंकर भट्ट ने अपने जीवन काल में, उदय शंकर भट्ट ने अपने जीवन काल में कुल कितने उपन्यास लिखे? उदय शंकर भट्ट ने अपने जीवन काल में कुल कितने उपन्यास लिखे? तो कुल कितने लिखे? 6 उपन्यास यहां पर आपको महत्वपूर्ण दिए गए। तो सागर लहरें और मनुष्य, ये इनका बहुत फेमस है। क्या है? सागर लहरें और मनुष्य, ये इनका बहुत उपन्यास फेमस है और यहाँ की विषय वस्तु इससे बहुत पूछते हैं। क्या है? उदय शंकर भट्ट का उपन्यास सागर लहरें और मनुष्य। इस उपन्यास को कई विद्वान आंचलिक उपन्यास भी मानते हैं। क्या मानते हैं? आंचलिक उपन्यास भी मानते हैं। और इसमें इसकी विषय वस्तु याद रखेगा, ये बहुत पूछते हैं। बंबई के पास बरसोवा के मछुआरों की, कहां के? मछुआरों, बरसोवा के मछुआरों की जिंदगी का यथार्थ और मार्मिक चित्रण इसमें किया गया है। तो खैर, सागर लहरें और मनुष्य कभी कभी पूछ लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास आंचलिक उपन्यास नहीं है या कौन सा आंचलिक उपन्यास है। तो वहां पर विकल्प के आधार पर आप देखिएगा कि अगर 3 कोई ऐसे उपन्यास हैं जो बहुत प्रसिद्ध हैं और आंचलिक हैं और पूछा गया कौन नहीं है, तब सागर लहरें और मनुष्य को हटा देना है। लेकिन यदि कभी ऐसा पूछा जाए कि 2 ही उसमें प्रसिद्ध उपन्यास हो जो आंचलिक हो, तीसरा नाम इसका हो और चौथा नाम किसी दूसरे का हो, तो उस चौथे वाले को हटाना है, यानी तब वहां पर मान लेना है कि यह आंचलिक उपन्यास है। लोक परलोक में किसका? 2 अध्याय का 1962 है, 63 कर लो भैया, 63। ये 62-63 यानी एक साल का जो अंतर आता है। तो भाई जब भी इस प्रकार के हम सन लेते हैं, किसी न किसी मूल किताब से लेते हैं, किसी न किसी मूल किताब से लेते हैं। अभी जब अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा रामचंद्र तिवारी का, जो इससे पहले वाला संस्करण आया था, जो 2024 वाला संस्करण है, उससे पहले 2022 में जो संस्करण आया था, उसके प्रकाशन वर्ष में और 2024 के प्रकाशन वर्ष में कहीं कहीं पर किसी किसी उपन्यास में 1 आध साल का अंतर आया, चाहे वो कहानी हो, चाहे उपन्यास हो या कोई रचना हो। तो कभी कभी ऐसा कुछ अंतर आया है, वही अंतर यहां पर आपको देखने को मिल रहा है। आपके पास पुराना नोट्स होगा, वहां पर 62 दिया गया, यहां पर 63 दिया गया। तो जो इस समय है ये वाला आपका सही है, 1963, 2 अध्याय। जो इस समय लेटेस्ट वाले अपडेट में आया है वो यही आपका दिया गया है, 2 अध्याय 1963 दिया गया। तो आप 63 बढ़ा सकते हो, आप लिख करके लिख सकते हो 63। लोक परलोक में ग्रामीण जीवन पर आधुनिक सभ्यता के बढ़ते प्रभावों का चित्रण किया गया है। और शेष अशेष, ये देखो महत्वपूर्ण है, शेष अशेष में साधु सन्यासियों, किसका? साधु सन्यासियों के पाखंड युक्त भ्रष्ट जीवन का चित्रण किया गया है। तो पाखंड युक्त भ्रष्ट चरित्र का चित्रण कहां पर हुआ है साधु सन्यासियों के? तो शेष अशेष में हुआ है। तो एक विषय वस्तु ये बहुत फेमस है और एक विषय वस्तु ये बहुत फेमस है, बंबई के पास बरसोवा के मछुआरों की जिंदगी का यथार्थ और मार्मिक चित्रण किया गया है। तो खैर, ये कई बार पुराने पेपर देखो उठा करके, नेट में तो कई बार पूछा गया, नेट में कई बार पूछा गया और अभी भी पूछा जा रहा है, अभी भी पूछा जा रहा है। अगले रचनाकार है भाई लक्ष्मी नारायण लाल। कौन है? लक्ष्मी नारायण लाल हैं। इन्होंने क्या किया? 1927 से 1987 भी इनका जीवन काल है और इनके उपन्यास कौन कौन से हैं? देखो, लक्ष्मी नारायण लाल, लक्ष्मी नारायण मिश्र और राजकमल चौधरी, राजकमल चौधरी, लक्ष्मी नारायण मिश्र और लक्ष्मी नारायण लाल, इन 3 की रचनाओं में के नामों में बहुत भ्रम हो जाता है। अब हमें को होता है या हो सकता है आपको भी होता हो, हमको तो बहुत होता है, गड़बड़ कर देते हैं। लक्ष्मी नारायण मिश्र के स्थान पर लक्ष्मी नारायण लाल लगा देते हैं और लाल का है तो मिश्र लगा देते हैं, या लाल या मिश्र का है या फिर राजकमल चौधरी लगा देते हैं। यहां पर बड़ी दिक्कत होती है, इनको कई बार पढ़ना है भाई। पहला, धरती की आंखें, बहुत फेमस है, बया का घोंसला, धरती की आंखें, बया का घोंसला और सांप, काले फूल का पौधा, काले फूल का पौधा, रूपा जीवा, बड़ी चंपा छोटी चंपा बड़ा फेमस है, मन वृंदावन, प्रेम अपवित्र नदी, बड़के भैया, हरा समंदर गोपी चंदर, हरा समंदर गोपी चंदर और श्रृंगार। इसके अलावा बसंत की प्रतीक्षा, देवीना, पुरुषोत्तम, गली अनारकली। क्या कहा गया?
गली अनारकली और कनॉट प्लेस। कनॉट प्लेस भी बड़ा फेमस है, आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। रूपा जीवा पूछा जाता है, बया का घोंसला और सांप पूछा जाता है, धरती की आंखें, काले फूल का पौधा, बड़ी चंपा छोटी चंपा, प्रेमा पवित्र नदी और हरा समंदर, गोपी चंद्र, ये थोड़ा सा ज्यादा पूछे जाते हैं। एक बार देवीना भी पूछा जा चुका है कि देवीना उपन्यास के रचनाकार कौन है, तो लक्ष्मी नारायण लाल कौन है, लक्ष्मी नारायण लाल हैं। इनका एक उपन्यास है, कौन सा, धरती की आंखें। इनके इससे संबंधित एक तथ्य पूछा जाता है, धरती की आंखें। लक्ष्मी नारायण लाल का धरती की आंखें उपन्यास को आलोचक मधुरेश ने क्या कहा, आलोचक मधुरेश के अनुसार एक आदर्शवादी और एकहरी बुनावट वाला उपन्यास है। यानी आलोचक मधुरेश ने भी कहानियों पर, उपन्यासों पर, आलोचना के क्षेत्र में खूब आलोचनाएं लिखी हैं, खूब पुस्तकें लिखी हैं। कौन, मधुरेश ने। तो मधुरेश ने क्या लिखा कि एक आदर्शवादी और इकहरी बुनावट वाला उपन्यास है। तो धरती की आंखें उपन्यास को मधुरेश ने एक आदर्शवादी और इकहरी बुनावट वाला उपन्यास माना है। अगले उपन्यासकार उषा देवी मित्रा कौन है, उषा देवी मित्रा है। 1901 से 1966 भी ये इनका जीवन काल है। बहुत फेमस उतना नहीं है, लेकिन फिर भी कोई ना कोई हो सकता है आपकी परीक्षा में पूछ लिया जाए। वचन का मोल, पिया, एक पिया से याद आया, पिया पीर न जानी, ये किसका उपन्यास है या कहानी है, पिया पीर न जानी, है ना। गुड गुड, आप लोग तो बिल्कुल खूब अच्छे से रट लिए हो, है ना। कहानी है शायद, पिया पीर न जानी, बहुत फेमस है। तो पिया पीर न जानी मालती जोशी का है। तो यहां पर इनका पिया के नाम से उपन्यास आया। अच्छा, पिया जो है ये शब्द की दृष्टि से किस प्रकार का शब्द है, अगर बात किया जाए, तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है ना, क्या है, तद्भव है। तो अच्छा, तो इसका तत्सम फिर क्या हो जाएगा, प्रिय, प्रिय हो जाएगा। प्रिय या प्रिया, प्रिय, ये तो हो गया एक नंबर। दूसरा नंबर है प्रिया। अब बताओ क्या सही होगा, एक नंबर या दो नंबर, एक नंबर होगा, है ना भाई। पिया किसको कहते हैं, पति को कहते हैं। पिया किसको कहते हैं, शायद पति को कहते हैं। तो प्रिय होगा पुल्लिंग वाला, स्त्रीलिंग वाला नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। कभी कभी होता क्या है, हम लोग भ्रमित हो जाते हैं कि यहां पर बड़ा या है, यानी या में बड़ा की मात्रा, तो यहां पर भी बड़ा की मात्रा होगी, ऐसा नहीं है। तो ये पिया, ये प्रिय हो जाएगा। तो प्रिय तत्सम है और पिया तद्भव है। चलिए भाई, जीवन की मुस्कान क्या कहा गया, जीवन की मुस्कान, पथचारी, आवाज, सोहिनी और नष्ट नीड़, नष्ट नीड़, ये इनके उपन्यास हैं। खैर, जीवन की मुस्कान, पिया, वचन का मोल, ये थोड़ा सा नाम रोचक लग रहे हैं, परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। अगले रामेश्वर शुक्ल अंचल, कैसे, रामेश्वर शुक्ल अंचल है। 1915 से 1995 ईस्वी, 1915 से 1995 ईस्वी ये इनका जीवन काल माना जाता है। चढ़ती धूप, चढ़ती धूप, नई इमारत, उल्का, मरुप्रदीप, ये मरुप्रदीप भी बहुत फेमस है, पूछा गया। और नई इमारत जो इनका उपन्यास है 1942 की क्रांति पर आधारित उपन्यास है। किस पर, 1942 की क्रांति पर आधारित है। अभी इससे पहले हम लोग बातचीत किए, कल की क्लास में बातचीत किए थे कि 1942 की क्रांति पर लिखा गया यशपाल का उपन्यास कौन सा है, कोई बताएगा। मेरी तेरी उसकी बात, है ना, उसकी बात, 1974, है ना। किस पर, 1942 की क्रांति पर लिखा गया। अभी भी कोई ऐसा है जो 2-3 दिन से क्लास ले रहा है, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा कि यशपाल का कौन सा उपन्यास 1942 की घटना पर आधारित है, या मेरी तेरी उसकी बात का प्रकाशन वर्ष क्या है, या मेरी तेरी उसकी बात की विषय वस्तु क्या है। लगभग सही हो जाएगा सबका, कोई ऐसा नहीं होगा जो बच्चेगा कि गलत हो जाए। यहां पर नई इमारत है, इसका भी क्या है, विषय वस्तु सन 1942 की क्रांति पर आधारित है। मरुप्रदीप, इस उपन्यास में बाल विधवा शांति का जीवन चित्रित किया गया है। तो बाल विधवा पात्र कौन है, शांति, उसका चित्रण यहां पर जीवन चित्रण किया गया है मरुप्रदीप में। अगला कृष्णचंद्र भिक्षु, कौन है, कृष्णचंद्र भिक्षु हैं।
इन्होंने आदमी का बच्चा, किस नाम से, आदमी का बच्चा, संक्रांति, भंवर जाल, ये 3 उपन्यास लिखे। कौन कौन से? आदमी का बच्चा, संक्रांति और भंवर जाल 3 उपन्यास हैं। अगला जनार्दन मुक्त। भैया माइक बंद कर लिया करो आप लोग, माइक देखो भैया किसी का खुल गया, माइक आप लोग जरूर बंद कर लिया करो, नहीं तो दिक्कत होगी, हमारी आवाज आप तक अच्छे से नहीं पहुंचेगी। यदि आप तक पहुंच जाएगी तो आपके किसी साथी तक नहीं पहुंचेगी, हो सकता है ऐसा भी हो जाए, क्योंकि सबके यहाँ नेटवर्क बराबर नहीं होता है। हाँ नहीं बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल आपके यहाँ भी पहुंचेगा, सब लोग माइक बंद रखो, आराम से पहुंचेगा। हाँ तो जनार्दन मुक्तिदूत अधूरा उपन्यास, ये क्या है? अधूरा उपन्यास के नाम से ही अधूरा उपन्यास लिख दिया, अधूरा उपन्यास के नाम से ही अधूरा उपन्यास इन्होंने लिख दिया है। कौन? जनार्दन मुक्तिदूत। अगले उपन्यास का नाम विष्णु प्रभाकर। कौन है? विष्णु प्रभाकर जी। विष्णु प्रभाकर 1912 से, यानी 1912 इनका जन्म हुआ था, निधन कर यहां पर नहीं दिया गया, मीरनपुर मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में। मीरनपुर मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश। भाई मुजफ्फरनगर से आप कई लोग हैं, है ना, तो आपके क्षेत्र के हैं विष्णु प्रभाकर जी। ये विष्णु प्रभाकर जी वही हैं, कौन सा जीवनी लिखी थे? आवारा। अच्छा कब लिखा था आवारा मसीहा? कब, मतलब कितने साल लगे? हाँ 74 सन, खैर हमको नहीं क्लियर। हाँ कितने साल लगे थे? 14 वर्ष लिखने में लगे थे। किसके जीवन पर आधारित है? शरत चंद्र के जीवन पर आधारित है। 2 चीजें यहां पर जरूर याद रखिएगा। विधा क्या है इसकी? तो विधा जीवनी है। इनके उपन्यासों में निशिकांत, निशिकांत, अर्धनारीश्वर, ये बहुत फेमस है। अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर उपन्यास पूछा जाए तो विष्णु प्रभाकर, लेकिन अर्धनारीश्वर अगर जो निबंध पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए? निबंध पूछ लिया जाए तो कौन हो जाएंगे? हाँ रामधारी सिंह दिनकर हो जाएंगे। रामधारी सिंह दिनकर ने निबंध भी लिखा है अर्धनारीश्वर के नाम से। तट के बंधन, स्वप्नमयी, ढलती रात, ढलती रात, ढलती रात से याद आया, शताब्दी के ढलते वर्षों में, ये किसका निबंध है? शताब्दी के ढलते वर्षों में। हाँ निर्मल वर्मा का उपन्यास, सॉरी निबंध है, बहुत फेमस है। गुड। हाँ तो यहां पर ढलती रात है। संकल्प, संकल्प, स्वप्न, संस्कार, संस्कार से ज्यादा संस्कार को नमस्कार है, ये किसका है? संस्कार को नमस्कार है, कुसुम कुमार, है ना। हाँ ओम क्रांति क्रांति। फिर दर्पण का व्यक्ति, दर्पण का व्यक्ति, कोई तो, ये इनके 10 उपन्यास यहां पर दिए गए विष्णु प्रभाकर के। कौन कौन? निशिकांत, अर्धनारीश्वर, तट के बंधन, स्वप्नमयी, ढलती रात, संकल्प, स्वप्न, संस्कार, दर्पण का व्यक्ति और कोई तो। यहां से आपको क्या याद रखना है? एक निशिकांत याद रखना है, बहुत फेमस है, अर्धनारीश्वर याद रखना है, तट के बंधन, ये 3 तो आपको याद ही होने चाहिए, और संस्कार, ढलती रात, ये भी याद रखिएगा, कभी कभार आपको भ्रमित कर सकते हैं। अर्धनारीश्वर उपन्यास के लिए 1993 ईस्वी में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया, यानी कि इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। किस पुस्तक के लिए? अर्धनारीश्वर पुस्तक के लिए मिला था। विष्णु प्रभाकर कृत निशिकांत उनके पहले उपन्यास ढलती रात का ही पुनर्लिखित रूप है, यानी कि निशिकांत उपन्यास उनके द्वारा जो लिखा गया ढलती रात उपन्यास है उसका ही पुनर्लिखित रूप है। और ढलती रात में ब्रिटिश भारत के सन 1920 से 1936 ईस्वी तक की सामाजिक राजनीतिक स्थितियों का चित्रण इसमें किया गया है। किसका? तो 1920 से 1936 ईस्वी की सामाजिक राजनीतिक स्थितियों का चित्रण ढलती रात उपन्यास में किया गया है। तट के बंधन, इस उपन्यास में प्रेम विवाह और नारी जीवन की समस्याओं को केंद्र में रखकर यह लिखा गया है। नारी जीवन और प्रेम विवाह को केंद्र में रखकर के लिखा गया उपन्यास तट के बंधन है। और उपन्यास इनका है कोई तो। क्या उपन्यास है? कोई तो, जो 1980 में आया। इस उपन्यास में सड़े गले नैतिक मूल्यों, कितना देखो रोचक है विषय वस्तु, इसकी कितनी रोचक है। सड़े गले नैतिक मूल्यों, जड़ मान्यताओं एवं जीवन के विविध क्षेत्रों में लक्षित मानव मूल्यों के पतन पर तीखा प्रहार किया गया है। यानी कि ये विषय वस्तु आपकी परीक्षा में पूछी जा सकती है, महत्वपूर्ण है। ये किस उपन्यास में, यानी जो
विष्णु प्रभाकर जी हैं, तो विष्णु प्रभाकर जी ने अपने किस उपन्यास में सड़े गले नैतिक मूल्यों, जड़ मान्यताओं एवं जीवन के विविध क्षेत्रों में लक्षित मानव मूल्य के पतन पर तीखा प्रहार किया है? तो उपन्यास है कोई तो। क्या कहा गया? कोई तो है। अगला एक तथ्य आता है इनका, इस उपन्यास से है अर्धनारीश्वर से। किससे? अर्धनारीश्वर से है। अर्धनारीश्वर उपन्यास में स्त्री शोषण, अर्धनारीश्वर उपन्यास में स्त्री शोषण, बलात्कार एवं यातना का वर्णन करते हुए स्त्री पुरुष संबंधों की जटिलता का अंकन किया गया है। तो अर्धनारी उपन्यास, जिस पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था 1993 ईस्वी में, इसमें किसका वर्णन किया गया है? तो स्त्री शोषण, बलात्कार एवं यातना का वर्णन करते हुए स्त्री पुरुष संबंधों की जटिलता का अंकन किया गया है। इसकी विषय वस्तु भी आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ये तो बात हो गई आज के ऐतिहासिक और सामाजिक उपन्यासों पर। आगे हम लोग कल बातचीत करेंगे आंचलिक उपन्यासों पर। किस पर बातचीत करेंगे? आंचलिक उपन्यासों पर हम लोग कल बातचीत करेंगे, या आंचलिक उपन्यास से आगे और चल के और किसी प्रकार के उपन्यास आएंगे, कोई भेद होगा, उस पर हम लोग कल चर्चा करेंगे। हो सकता है प्रयोगवादी उपन्यास हो, वहां पर हम लोग कल चर्चा करेंगे। या तो भैया कोई प्रश्न, कोई डाउट आपका हो तो हम लोग बातचीत कर सकते हैं।